हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी में। अगर आप जेएसएससी या जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए आज हम झारखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था सल्तनत काल में झारखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल काल में झारखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे दोस्तों, पहला माफ़ करिएगा, ऑप्शन गलत है इसमें। अकबर के जो दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल, उनकी रचना अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड। अबुल फजल की रचना अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड। अबुल फजल की एक और रचना है आईने अकबरी। आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कोकरा या खंगरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शम्स ए सिराज अफीफ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खोखरा। शम्स ए सिराज अफीफ में झारखंड को खोखरा नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में झारखंड के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शेरशाह मुगलों के विरुद्ध अपने बंगाल अभियान के दौरान, कब किए थे ये बंगाल अभियान? 1534 से 37 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान के दौरान ये झारखंड के जंगलों में गए थे। अगला प्रश्न है, खानदेश का वह कौन सा शासक था जो अपने सैन्य दल के साथ झारखंड आया था? खानदेश का वह कौन सा शासक था जो अपने सैन्य दल के साथ झारखंड आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय अपने सैन्य दल के साथ झारखंड आया था। कहाँ का शासक था? तो खानदेश का शासक था। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने किस शासक को झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? तो खानदेश का शासक था। इसको किसकी उपाधि दी गई थी? तो झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शेरशाह। शेरशाह को झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पलामू के चेरो राजवंश की स्थापना किस मुगल शासक के काल में हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पलामू के चेरो राजवंश की स्थापना किस मुगल शासक के काल में हुई? तो अकबर के काल में हुई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वीरोत्तम ने किस पुस्तक के अनुसार शेरशाह के गद्दी पर बैठने के पहले ही चेरो वंश की स्थापना हो चुकी थी? डॉक्टर वीरोत्तम की किस पुस्तक के अनुसार शेरशाह के गद्दी के बैठने से पहले ही चेरो वंश की स्थापना हो चुकी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागवंशीज एंड द चेरोस। डॉक्टर वीरोत्तम की जो पुस्तक है नागवंशीज एंड द चेरोस के अनुसार शेरशाह के गद्दी पर बैठने के पहले ही चेरो वंश की स्थापना हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने अपने किस सेनापति को महारत चेरो के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ख्वास खां। शेरशाह ने अपने किस सेनापति को महारत चेरो के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए भेजा था? तो ख्वास खां को भेजा था। और ये महारत चेरो से ख्वास खां क्या जीत करके लाए थे? श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी जीत कर लाए थे। शेरशाह के सेनापति ख्वास खां महारत चेरो को परास्त करके श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त करके लाए थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने ख्वास खां को महारत चेरो पर सैन्य कार्रवाई के लिए कब भेजा था? शेरशाह ने ख्वास खां को महारत चेरो पर सैन्य कार्रवाई के लिए कब भेजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, 1538 ईस्वी में। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। शेरशाह ने ख्वास खां को महारत चेरो पर सैन्य कार्रवाई के लिए कब भेजा था? तो 1538 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तेलियागढ़ी। तेलियागढ़ी का राजमहल क्षेत्र। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ी के राजमहल क्षेत्र का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, अहमद यादगार ने अपनी किस पुस्तक में ख्वास खां के महारत चेरो पर आक्रमण का जिक्र किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तारीख़ शाही। तारीख़ शाही इसका राइट आंसर है। अहमद यादगार ने अपनी पुस्तक तारीख़ शाही में ख्वास खां के महारत चेरो पर आक्रमण करने का जिक्र किया है।
अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार ख्वास खां के महाराज चेरों पर आक्रमण का उद्देश्य श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी को प्राप्त करना था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहमद यादगार। किस इतिहासकार के अनुसार ख्वास खां के महाराज चेरों पर आक्रमण का उद्देश्य श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी को प्राप्त करना था? तो अहमद यादगार इतिहासकार के अनुसार ख्वास खां के महाराज चेरों पर आक्रमण का उद्देश्य श्याम सुंदर नामक सफेद हाथी को प्राप्त करना था। ख्वास खां किसके सेनापति थे? तो शेरशाह के सेनापति थे वो। अगला प्रश्न है, ख्वास खां के महाराज चेरों के विरुद्ध अभियान में किसने साथ दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दरिया खां। ख्वास खां के महाराज चेरों के विरुद्ध अभियान में किसने साथ दिया था? तो दरिया खां ने। अगला प्रश्न है, किस शासक के समय में झारखंड में शाही सिक्के का प्रचलन जोरों से हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, शेरशाह के समय में झारखंड में शाही सिक्के का प्रचलन जोरों से हुआ था। यहाँ सिक्के की बात आ ही गई तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हुमायूं के समय हुमायूं ने, ये ऑप्शन सी, हुमायूं ने किसका सिक्का जारी किया था? तो चमड़े का सिक्का जारी किया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शेरशाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में अकबर के झारखंड अभियान का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में अकबर के झारखंड अभियान का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबरनामा। अकबर के ग्रंथ अकबरनामा में झारखंड अभियान का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के अनुसार अकबर ने कब झारखंड अभियान के लिए सेना भेजी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1585 से 86 के बीच। अकबरनामा के अनुसार अकबर ने झारखंड अभियान के लिए सेना कब भेजी थी? तो 1585 से 86 में ईस्वी में 1585 से 86 ईस्वी के बीच में अकबर ने झारखंड अभियान के लिए सेना भेजी थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे झारखंड पर विजय के लिए भेजा था? अकबर ने किसे झारखंड पर विजय के लिए भेजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शहबाज खां। अकबर ने झारखंड पर विजय के लिए किसको भेजा था मेरे दोस्तों? तो शहबाज खां को। अकबर ने झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए किसको भेजा था? तो शहबाज खां को। अगला प्रश्न है, अकबर ने शहबाज खां को किस नागवंशी राजा के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधुकरण शाह। प्रिंटिंग मिस्टेक है, मधुकरण शाह। अकबर ने शहबाज खां को किस नागवंशी राजा के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो मधुकरण शाह के विरुद्ध भेजा था। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर ने कब झारखंड को अपना करदाता बनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1585 ईस्वी में। मुगल शासक अकबर ने झारखंड को अपना करदाता कब बनाया? तो 1585 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा तथा माथी उल उमरा के अनुसार 1585 से 86 ईस्वी में नागवंशी राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधुकरण शाह। अकबरनामा तथा माथी उल उमरा के अनुसार 1585-86 में नागवंशी राजा कौन था? तो मधुकरण शाह था। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में नागवंशी राजा मुगलों के अधीन हो गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16वीं सदी में। 16वीं शताब्दी में नागवंशी राजा मुगलों के अधीन हो गया था। अगला प्रश्न है, पुरहाट वंश के किस राजा को मानसिंह ने अपना अंगरक्षक बनाया था? पुरहाट वंश के किस राजा को मानसिंह ने अपना अंगरक्षक बनाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रंजीत सिंह। पुरहाट वंश के राजा रंजीत सिंह को मानसिंह ने अपना अंगरक्षक बनाया था। अगला प्रश्न है, मानभूम के शासक ने कब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? मानभूम के शासक ने कब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1590 से 91 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मानसिंह ने किस चेरो राजा के विरुद्ध अभियान शुरू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवत राय। मानसिंह ने किस चेरो राजा के विरुद्ध अभियान शुरू किया था? तो भगवत राय। अगला प्रश्न है, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया था?
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है अकबर। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता बनाया? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी शासक के काल को नागवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रघुनाथ शाह। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के काल को नागवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बंगाल की राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजमहल। मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बंगाल की राजधानी बनाया? तो राजमहल को। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के किस राज प्रतिनिधि ने परकोटा महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया था? इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी मानसिंह। मुगल साम्राज्य के किस राज प्रतिनिधि ने परकोटा महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया था? तो मानसिंह ने। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईने अकबरी। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजा को मुगल काल ग्रंथों में जमींदारी एक खा अलामा अर्थात हीरे के खान का मालिक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नागवंशियों को। नागवंशियों को मुगल कालीन ग्रंथों में हीरो के खान का मालिक कहा जाता है अर्थात जमींदारी एक खा अलामा कहा गया है। अगला प्रश्न है, अकबर की मृत्यु के बाद बिहार झारखंड का सूबेदार किसको बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अफजल खां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अकबर की मृत्यु के बाद बिहार झारखंड का सूबेदार किसको बनाया गया? तो अफजल खां को बनाया गया। अगला प्रश्न है, इब्राहिम खां को कब बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया गया था। किसने बनाया था सूबेदार? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय झारखंड के 2 मुख्य राजवंश कौन थे? तो जहांगीर के समय 2 मुख्य राजवंश कौन कौन थे? तो नागवंश थे और चेरो वंश थे पलामू के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, नागवंशियों के खुखरा में किस मुगल शासक की नज़र संघ नदी में मिलने वाली हीरे के कारण थी? इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर। नागवंशियों के खुखरा में किस शासक की नज़र संघ नदी में मिलने वाले हीरे के कारण थी? तो जहांगीर की नज़र थी उन पर। अगला प्रश्न है, 1615 ईस्वी में जहांगीर ने बिहार झारखंड के किस सूबेदार को खोखरा विजय के लिए भेजा था? 1615 ईस्वी में जहांगीर ने बिहार झारखंड के किस सूबेदार को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इब्राहिम खां। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, इब्राहिम खान ने 1617 ईस्वी में खोखरा के किस नागवंशी राजा को हराकर शंख नदी पर कब्जा कर लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दुर्जनशाल। इब्राहिम खान ने 1617 ईस्वी में खोखरा के किस नागवंशी राजा को हराया था? तो दुर्जनशाल को हराया था। और किस नदी पर कब्जा किया था? तो शंख नदी। या शंख नदी से क्या मिलने का साक्ष्य है मेरे दोस्तों? तो यहाँ से हीरे मिलने के प्रमाण मिलते थे। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा दुर्जनशाल को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जहांगीर द्वारा दुर्जनशाल को शाह की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, दुर्जनशाल ने मुगलों को कितना सालाना मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 6000 रुपया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दुर्जनशाल ने मुगलों अर्थात जहांगीर को कितना मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो 6000 रुपया। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समकालीन 2 चेरो राजा कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनंत राय और सैबल राय। जहांगीर के समकालीन 2 चेरो राजा कौन कौन थे? तो अनंत राय और एक सैबल राय। और जहांगीर ने सैबल राय को बाघ से लड़वाया था अपने मनोरंजन के लिए। जहांगीर ने सैबल राय को बाघ से लड़ाया था और बाघ से लड़ने के दौरान सैबल राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस चेरो राजा के समय सड़क ए आजम ग्रांड ट्रंक रोड पर चेरो द्वारा लूटपाट बढ़ा दी गई थी? किस चेरो राजा के समय सड़क ए आजम अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड पर चेरो द्वारा लूटपाट बढ़ा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सैबल राय। ग्रांड ट्रंक रोड पर किसके द्वारा लूट बढ़ा दी गई थी? तो सैबल राय द्वारा।
अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के अनुसार रामगढ़ को मालगजारी के रूप में मुगलों को 15,500 रुपये सालाना देना पड़ता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आईने अकबरी। आईने अकबरी के अनुसार रामगढ़ को मालगुजारी के रूप में मुगलों को 15,500 रुपया सालाना देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय खोखरा का राज्यपाल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इब्राहिम खां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जहांगीर के समय खोखरा का राज्यपाल कौन था? तो इब्राहिम खां था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय संघ नदी क्यों प्रसिद्ध थी? इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हीरा के लिए। संघ नदी क्यों प्रसिद्ध थी? तो हीरा के लिए। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में नागवंशियों की कौन सी राजधानी 3 ओर से पहाड़ी तथा एक ओर से कोयल नदी से घिरा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोईसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शाहजहां के काल में नागवंशियों की कौन सी राजधानी थी? तो दोईसा, जो 3 ओर से पहाड़ी तथा एक ओर से दक्षिण कोयल नदी से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर दुर्जन साल द्वारा निर्मित नौरतनगढ़ अत्यंत ही सुंदर स्थापत्य कला का उदाहरण है? अर्थात नौरतनगढ़ किला कहाँ है मेरे दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दोईसा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नौरतनगढ़ किला किसने बनवाया? तो दुर्जन साल ने बनवाया। अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय पलामू का राजा कौन था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, प्रताप राय। शाहजहां के समय पलामू का राजा कौन था? तो प्रताप राय था। अगला प्रश्न है, पलामू के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रताप राय। पलामू के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो प्रताप राय। और नए किले का निर्माण किसने कराया था? तो मेदिनी राय ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय पंचेत राज्य का राजा कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वीर नारायण सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शाहजहां के समय पंचेत राज्य का राजा कौन था? तो वीर नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह सुजा ने बंगाल का सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजमहल। शाह सुजा ने झारखंड के किस स्थल को अपनी राजधानी बनाया? तो राजमहल को। अगला प्रश्न है, शाइस्ता खान ने चेरो राजा प्रताप राय से नजरानी के रूप में कितने रुपए प्राप्त किए थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 80,000 रुपये। शाइस्ता खान ने चेरो राजा प्रताप राय से नजरानी के रूप में कितने रुपए प्राप्त किए थे? तो 80,000 रुपये। अगला प्रश्न है, आलमगीर नामा के अनुसार किस मुगल शासक की झारखंड नीति में मुख्यतः खोखरा एवं पलामू की प्रधानता थी? आलमगीर नामा के अनुसार किस मुगल शासक की झारखंड नीति में मुख्यतः नागवंशी एवं पलामू के चेरो वंश की प्रधानता थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां के काल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आलमगीर के अनुसार किस मुगल शासक की झारखंड नीति में मुख्यतः नागवंशी एवं पलामू के चेरों की प्रधानता थी? तो शाहजहां के काल में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रघुनाथ शाह। औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा कौन था? तो रघुनाथ शाह थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सेबुम राज्य को पोरहाट की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रामशाह। किस शासक ने सेबुम राज्य को पोरहाट की संज्ञा दी? तो रामशाह ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी राजा ने जन कल्याण के लिए अनेकों भवन, सराय, मंदिर, मठ इत्यादि का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रघुनाथ शाह। किस नागवंशी राजा ने जन कल्याण के लिए अनेकों भवन, सराय, मंदिर, मठ इत्यादि का निर्माण करवाया? तो रघुनाथ शाह ने। और रघुनाथ शाह के शासनकाल में बोड़िया में मदन मोहन मंदिर बना है और चुटिया में, रांची के चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, किस नागवंशी राजा को कला प्रेमी होने के कारण
उसे नागवंशियों का शाहजहां कहा जाता है। किस नागवंशी को कला प्रेमी होने के कारण उसे नागवंशियों का शाहजहां कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह को नागवंशियों का शाहजहां कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? तो कला प्रेमी होने के कारण, क्योंकि उन्होंने इतने सारे भवनों मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, रघुनाथ शाह ने कहाँ मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया? कहाँ करवाया? बोड़िया में। बोड़िया में उन्होंने मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मंदिर का निर्माण रघुनाथ शाह द्वारा कब करवाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1665 ईस्वी में। मदन मोहन मंदिर का निर्माण कब कराया गया था रघुनाथ शाह द्वारा? तो 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कब हरिनाथ ब्रह्मचारी ने चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया था? ये हरिनाथ ब्रह्मचारी कौन थे? तो रघुनाथ शाह के धर्म गुरु थे। उन्होंने चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कब करवाया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1685 ईस्वी में। हरिनाथ ब्रह्मचारी ने चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कब करवाया था? तो 1685 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हरिनाथ ब्रह्मचारी किस नागवंशी शासक का धार्मिक गुरु था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है रघुनाथ शाह। हरिनाथ ब्रह्मचारी किस नागवंशी शासक का धार्मिक गुरु था? तो रघुनाथ शाह का था। अगला प्रश्न है, किस चेरो राजा ने दोईसा को तहस नहस कर नौरतनगढ़ का प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में स्थापित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेदिनी राय। इन्होंने ही पलामू में नए किले का निर्माण किया है, और ये दोईसा के तहस नहस कर करके नौरतनगढ़ का जो प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा है उनको कहाँ ले गए थे? पलामू ले गए थे। और उनको उसी को दरवाजा, इसको क्या कहा जाता है? नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता है? किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मेदिनी राय। मेदिनी राय को चेरो राजा का चेरो राजा का न्यासी राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासक का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मेदिनी राय। किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासक का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेदिनी राय। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समकालीन चेरो राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेदिनी राय। औरंगजेब के समकालीन चेरो राजा कौन था? तो मेदिनी राय। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समकालीन 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दलेल सिंह। औरंगजेब के समकालीन 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? तो दलेल सिंह था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मनकली खां। औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? तो मनकली खां को अपना फौजदार नियुक्त किया था। कहाँ का? तो पलामू का। अगला प्रश्न है, कुंदा के किस शासक ने औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चुन राय। कुंदा के किस शासक ने औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो चुन राय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न मेरे दोस्तों, झारखंड का एकमात्र क्षेत्र जो मुस्लिमों के आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्तों। झारखंड का एकमात्र क्षेत्र जो मुस्लिमों के आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धनबाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। झारखंड का एकमात्र क्षेत्र जो मुस्लिमों के आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा, तो कौन सा क्षेत्र था? धनबाद। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है मेरे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि झारखंड से जुड़ी हर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।